गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश। आज के इस टॉपिक में हम लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नीट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किंगडम फंजाई। आज के इस चैप्टर में हम बात करेंगे कवक की, क्या होते हैं फंगस। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की थी वाइटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। वाइटेकर ने किंगडम फंजाई का 1969 में निर्माण किया था और उनमें कुछ खास तरह के फीचर्स वाले ऑर्गेनिजम्स को स्थान दिया था। तो वो क्या थे मेन पॉइंट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स के, आज हम उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, जो टॉपिक है, वो नीट स्पेशल है। साथ ही साथ में ये इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, जो कवक होते हैं, जो फंगस होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। साथ ही साथ में अक्लोरोफाइलस, नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, हेटरोट्रॉफिक थैलोफाइट्स हैं। इस पॉइंट पर चर्चा करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो फंगी टर्म है ये कहां से लिया गया। तो फंगी टर्म लैटिन वर्ड फंगस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है मशरूम। फंगस ही टर्म है और जिसका मीनिंग है मशरूम या फिर छत्रक। ओके, यूकैरियोटिक सुकेंद्र की न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड रहता है। साथ ही साथ में इनमें क्लोरोफिल का पूरी तरह से अभाव होता है, क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और इसलिए ये भोजन के बहुत सारे दूसरे तरीके अपनाते हैं। तो क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और थैलोफाइट्स, जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो थैलाइड होता है, थैलस के आकार का होता है, मतलब इनमें रूट, स्टेम और लीव्स टोटली एब्सेंट होता है। इनका बॉडी एक फिलामेंट थ्रेड लाइक थैलस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अबाउट फंगस, फंगस आर यूकैरियोटिक, नॉन क्लोरोफाइलस, हेट्रोफाइट्स एंड बॉडी इज थैलाइड। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये जो फंगस है मल्टीसेल्युलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं। शरीर इनका बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन साथ ही साथ में इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, जिसकी वजह से इन्हें प्लांट से अलग रखा गया। और इसके साथ साथ प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंगस में काइटिन की बनी होती है। इस पॉइंट को भी यहां पर हम देख लेते हैं। सेल्स बाउंडेड विद सेलुलोज, सेल वॉल, इनकी जो सेल है वो सेल वॉल से घिरी तो रहती है, लेकिन इनकी सेल वॉल प्लांट्स की तरह सेलुलोज की ना बन करके काइटिन की बनी होती है। क्लियर है। काइटिन का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। C22H54N4O21 का होल N। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ काइटिन, जिसको आप याद रखेंगे। और ये काइटिन फंगल काइटिन है, फंगल काइटिन का फॉर्मूला है। क्लियर है। जो फंगस है, बॉटनी की वह ब्रांच जिसमें हम कवकों का डिटेल में स्टडी करते हैं, कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी कहा जाता है। पॉइंट लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ स्टडी इज कॉल्ड माइकोलॉजी या फिर माइसिटोलॉजी। माइसिटोलॉजी टर्म इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि जो फंगल का बॉडी होता है वो बहुत सारे थ्रेड से मिलकर के बना होता है और उन हर एक थ्रेड को हम हाइफी कहते हैं। और जब हाइफी आपस में कनेक्ट होकर के एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उसे माइसीलियम कहते हैं। और उसी माइसीलियम टर्म के आधार पर हम इसकी ब्रांच को, अध्ययन की शाखा को माइसिटोलॉजी भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है। दीज आर नॉन वेस्कुलर, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स, संवहन ऊतक पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो जाइलम जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो, और साथ ही साथ में
बनी हुई भोजन को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो फ्लोएम जैसे कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो पूरी तरह से इनमें नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें भोजन बनाने की जब क्षमता नहीं होती है तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले पी एंटोनियो मैकेली ने अपनी पुस्तक नोवा जेनरा प्लांटेरम में लगभग 900 कवकों के बारे में वर्णन किया था और इसीलिए इस बात के लिए उन्हें पी एंटोनियो मैकेली को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। पी एंटोनियो मैकेली इज नोन एज फादर ऑफ माइकोलॉजी। साथ ही साथ में हम ये भी याद रखेंगे कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वो महान आत्मा है E.J. बटलर। E.J. Butler is known as not only father of Indian mycology but also he known as father of plant pathology. What is plant pathology? पादप विकृति विज्ञान। कवकों के द्वारा पौधों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और इन सभी बीमारियों का अध्ययन करने की जो ब्रांच होती है उसे हम प्लांट पैथोलॉजी या फिर कवक रोग विज्ञान के नाम से जानते हैं और इसके जनक भी E.J. बटलर जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द व्यू ऑफ नीट एग्जाम, E.J. बटलर इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी as well as father of plant pathology and P. Antonio Micheli is known as father of mycology. जो फंगस होते हैं ये ऐसे कौन से प्लेस होते हैं जहां पर ये बहुतायत में उगते हैं, सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। तो इसके लिए इनको जरूरत पड़ती है वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस की। तो ऐसे स्थान जहां पर गर्मी और नमी सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है ऐसे स्थानों को ये बहुत लाइक करते हैं और तीव्रता से ग्रो करते हैं। लेकिन फिर भी जो फंगस होते हैं वो संसार में हर जगह सर्वत्र व्याप्त पाए जाते हैं। पूरी विश्व में सभी जगह ये आसानी से इजिली उगाते हैं। इन्हें किसी बहुत खास हैबिटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है? अर्थात कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। जितने भी फंगस होते हैं वो सारे के सारे कॉस्मोपॉलिटन इन हैबिटेट होते हैं, अर्थात ये होते हैं सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त रहते हैं। ठीक है? बॉडी इनका मल्टी सेल्यूलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, लेकिन कुछ एक आध एक्सेप्शंस भी हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, जैसे ईस्ट और स्लाइम मोल्ड। जो हमारे ईस्ट होते हैं वो भी एक प्रकार के फंगस हैं, लेकिन उनका बॉडी सिंगल सेल का बना होता है। और इसी प्रकार से स्लाइम मोल्ड्स। तो यूनिसेल्यूलर एल्गी की बात आती है तो हम टिक करेंगे ईस्ट और स्लाइम मोल्ड्स। क्लियर हुआ? तो ये था कुछ पॉइंट्स फंगस पर, मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन था। अब हम आगे बात कर लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जो फंगस होते हैं उनका शरीर थ्रेड लाइक होता है और इन थ्रेड को हम हाइफी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कवक सूत्र कहा जाता है और ये सभी कवक सूत्र आपस में उलझ करके एक बड़ी जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तब उसे हम माइसीलियम के नाम से जानते हैं। हाइफी फॉर्म अ नेट लाइक अपीयरेंस कॉल्ड माइसीलियम। याद रखेंगे, डिफरेंशिएट करके रखेंगे दोनों टर्म्स को, हाइफी और माइसीलियम को। हाइफी इज द सिंगल थ्रेड ऑफ फंगस व्हाइल माइसीलियम इज द होल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ हाइफी। क्लियर है? तो ये डिफरेंशिएशन जरूर बना के रखेंगे माइसीलियम और हाइफी पे। अब अगर हाइफी की स्ट्रक्चर की बात देखें, हाइफी दो प्रकार के होते हैं। जो कवक सूत्र है कवकों में वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 असेप्टेट और दूसरा है सेप्टेट। पट युक्त, पट विहीन और दूसरा है पट युक्त। तो क्या होते हैं असेप्टेट एंड सेप्टेट? तो देखते हैं, यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं। पहले हम असेप्टेट देख लेते हैं। ये कवक सूत्र है जो कि ब्रांच्ड है, शाखित है। क्लियर है? इसमें जो थ्रेड है इसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार के पार्टीशन या क्रॉस वाल्स नहीं पाए गए हैं। इन्हीं क्रॉस वाल्स को
हम सेप्टा कहते हैं, जो कि दूसरे एग्जाम्पल में दिखाए गए हैं। रेड कलर से हमने जो क्रॉस वाल्स बनाई हैं इस पूरी सेल में, ब्रांचिंग में, इन्हीं क्रॉस वाल्स को हम सेप्टा या पट के नाम से जानते हैं। अगर ये उपस्थित रहते हैं तो ऐसे हाइफी को हम सेप्टेट कहेंगे। अगर ये सेप्टा नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे हाइफी को हम असेप्टेट कहते हैं। क्लियर हुआ? देख लेते हैं जो असेप्टेट हाइफी है वो किस क्लास में पाए जाते हैं फंगस की। फाइकोमाइसिटीज। याद रखेंगे, फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जितने भी कवक होते हैं वो सारे के सारे असेप्टेट होते हैं, यानी कि इनमें पट नहीं पाए जाते। और जब पट नहीं पाए जाएंगे तो जितने भी इसमें न्यूक्लियस होते हैं, मतलब हमें लगता है कि एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम सिनोसाइटिक कहते हैं। समझ आया? एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस अगर हमें बिखरे हुए दिखाई देते हैं तो ऐसे सेल को हम सिनोसाइटिक कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, सेप्टेट। सेप्टेट में जब सेप्टेट हो जाएंगे तो उनमें जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें हमें क्लियरली दिखाई देता है, और हर एक पार्ट में एक न्यूक्लियस हो सकता है, 2 हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं। देख लेते हैं एग्जाम्पल। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के जो फंगस होते हैं उन सभी के हाइफी सेप्टेट होते हैं और उनमें न्यूक्लियस यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या फिर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन सेल की पाई जाती है। क्लियर है? अब ये जो सेप्टा होते हैं, अगर इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो पता चलता है कि इन सेप्टा के बीच में जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं या सेल इंक्लूजन्स जो होते हैं, उन सभी को एक सेल से दूसरी सेल पे जाने के लिए कुछ पोर्स भी पाए जाते हैं। अगर ये किसी हाइफी का एक छोटा सा पार्ट है तो यहां से ये सेप्टा हो गया और यहाँ पर एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं। तो एक तो टाइप हो गया ये, जिनको हम सिंपल पोर के नाम से जानते हैं या सिंपल होते हैं, और जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें, इसी पे हम दिखा देते हैं, सिंपल पोर पर एक प्रोटेक्शन रहती है वॉल्स की, और ये सारे के सारे वॉल्स, ये जो वॉल होते हैं ये फिर से गार्डेड रहते हैं दूसरी स्ट्रक्चर्स के थ्रू, और ऐसे पोर्स को हम डॉली पोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉली पोर। तो यहां पर ध्यान रखेंगे जो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो फंगस होते हैं इनके हाइफी में डॉलीपोर पाए जाते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के फंगस में सिंपल पोर्स रहते हैं। क्लियर हुआ यहां से? अब आगे बात कर लेते हैं। हाइफी की स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें हाइफी बहुत ही मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसे पता नहीं चल पाता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी, कवक सूत्रों के रूपांतरण के आधार पर फंगस कई टाइप के हो सकते हैं या हाइफी कई टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला इसमें हमने दे रखा है प्लैक्टन काइमा। क्या होता है प्लैक्टन काइमा? इसको हिंदी में आभासी मृदुतक कहते हैं। कुछ फंगस के जो हाइफी होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, एक कठोर मोटी एक यूनिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे उनकी इंडिविजुअलिटी समाप्त हो जाती है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये मार्कर्स हैं बहुत सारे, और इन मार्कर्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं एक साथ तो हमें इनमें से सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बंडल ऑफ मार्कर्स है लेकिन इनमें सभी में हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से आपस में मिक्स हो जाए जिससे इनमें से हर एक की इंडिविजुअलिटी अगर खत्म हो जाती है तो हम इनको अलग अलग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बनी हुई जो स्ट्रक्चर हाइफी की होती है, यानी कि वो एक पैरेन्काइमा मृदुतक की तरह दिखाई देने लगती है। जब इनको हम इनका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मतलब पता नहीं चल पाता है कि इसमें से सिंगल हाइफी
कौन सा है उसे आसानी से इजिली निकाला नहीं जा सकता है। मतलब हर एक की इंडिविजुअलिटी जो खत्म हो जाती है वो सब मिलकर के एक साथ काम करते हैं। तो ऐसे हाइफी को हम प्लैंक्टन काइमा के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब ये प्लैंक्टन काइमा भी दो प्रकार का होता है, एक है प्रोजेन काइमा और दूसरा है स्यूडो पैरेन्काइमा। क्लियर है? तो प्रोजेन काइमा इनमें एक साथ बंडल के रूप में आते तो हैं, लेकिन कवक सूत्र जो है वो पूरी तरह से आपस में संयोजन नहीं करते। ऐसे प्लैंक्टन काइमा को हम प्रोजेन काइमा कहते हैं, लेकिन ऐसा संयोजन जिसमें हाइफी या कवक सूत्र बिल्कुल पूरी तरह से एक में मिक्स हो जाते हैं और उनकी इंडिविजुअलिटी टोटली समाप्त हो जाती है और उनकी ट्रांसवर्स सेक्शन में वो हमें पैरेन्काइमा की तरह दिखाई देते हैं। ऐसे प्लैंक्टन काइमा को हम स्यूडो पैरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइजोमार्फ या फिर तंतुजटा। इस स्ट्रक्चर में जो बहुत सारे हाइफी इस तरह से आपस में फ्यूज हो जाते हैं कि एक मोटी रूट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उस प्रकार के कवक सूत्र को हम तंतुजटा या राइजोमार्फ के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल में आर्मिलेरिया कवक जो होता है उसमें राइजोपोटा में आर्मिलेरिया फंगस जो है वो इसका एग्जांपल है। क्लियर है? तो हमने भी समझा कि हाइफी क्या होता है, माइसीलियम क्या होते हैं, हाइफी कितने टाइप के हो सकते हैं, एक सेपरेट होता है दूसरा असेपरेट होता है। अब वो फ्यूज हो जाते हैं तो उस आधार पर कुछ हाइफी प्लैंक्टन काइमा बनाते हैं और कुछ राइजोमार्फ के रूप में पाए जाते हैं। छिद्रों के बारे में बात की, जो सेपरेट होते हैं उनमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं, एक सिंपल पोर होते हैं और दूसरा डॉलीपोर होते हैं। जो डॉलीपोर्स होते हैं वो केवल बेसिडियोमाइसीट्स में ही पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे कि प्लांट सेल होती है तो जितने भी उसका जो भी कॉम्पोजिशन रहता है प्लांट सेल का सेम फंगल सेल का रहता है। बस डिफरेंस ये रहता है कि ये सेल इज बॉन्डेड। जो फंगल सेल है वो चारों तरफ से एक डेड सेल वॉल से कवर्ड रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, जो लेकिन वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिनस सेल वॉल सबसे बाहर की तरफ और उसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है और प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा रहता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे नॉन लिविंग मैटर्स डिसॉल्व रहते हैं या फिर इम्बेडेड रहते हैं या सस्पेंडेड रहते हैं, जैसे ग्लाइकोजन हो गया और ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया। लेकिन इनका जो मेन रिजर्व फूड रहता है वो है रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन या फिर ऑयल ग्लोब्यूल्स। ये दोनों ही रहते हैं, ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, फंगस का जो संचित भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन होता है और वसा बिंदु ऑयल ग्लोब्यूल्स रहते हैं। पूरी सेल में एक बड़ी या बहुत सारी कई छोटी छोटी वैक्यूल्स पाई जाती हैं और इन वैक्यूल्स के आसपास की जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, हम उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। Large number of mitochondria is also distributed in each fungal cell. न्यूक्लियस की नंबर एक या अधिक हो सकती है और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसी में पाई जाती हैं। तो यह है फंगल सेल स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, कुछ समरी देखते हैं। ऑल थ्री मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन फंगस। कवकों में जन्म की तीनों विधियां पाई जाती हैं। फेवरेबल कंडीशंस में ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के सब ये मेथड दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि फंगस में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली
बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है, और वो बीजाणु कुछ भी हो सकते हैं, कोनिडिया के थ्रू बन सकते हैं, कोनिडिया हो सकते हैं, या फिर जूस स्पोर्स हो सकते हैं, प्लानो स्पोर्स हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनका जर्मिनेशन होता है और नया हाइफी प्रोड्यूस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फ्यूजन के थ्रू गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट अपोजिट स्ट्रेन के गैमेट्स होते हैं, प्लस माइनस स्ट्रेन के, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें जो मोटाइल गैमेट्स होते हैं उनको हम प्लानोगैमेट्स बोलते हैं, जो नॉन मोटाइल रहते हैं उन्हें एप्लानोगैमेट्स कहते हैं। ये दोनों ही फ्यूज होते हैं। गैमेट के फ्यूजन की प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में स्टडी करते हैं, यानी कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और माइटोसिस। प्लाज्मोगैमी में जो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, साथ ही साथ में जो न्यूक्लियाई उनके होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं, और कैरियोगैमी में क्लोज आए हुए जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन हो जाता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाती है, और मियोसिस में जो अर्धसूत्रण होता है वो उन न्यूक्लियाई में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो एक बार फिर से हैप्लॉइड होकर के स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, और वो जर्मिनेट हो करके नए कवक सूत्र का निर्माण कर लेते हैं। तो इन पर हम रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी से रिलेटेड एक अलग से टॉपिक वीडियो बनाएंगे, जिस पर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल शॉर्ट में इतना ही। नेक्स्ट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ ब्लैक मोल्ड। तो ब्लैक मोल्ड की अगर काला फफूंद की बात आती है तो जो भी ऑप्शन दे रखे होते हैं तीनों में से अगर कोई एक मिलता है आप उसको टिक करेंगे। म्यूकर है, राइजोपस और एस्परजिलस नाइजर। म्यूकर हुआ, राइजोपस हुआ और एस्परजिलस नाइजर को हम काला फफूंद के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में पेंसिलियम को हम ग्रीन और ब्लू मोल्ड के नाम से जानते हैं। और थर्ड है आपका न्यूरोस्पोराइसर रेड या पिंक मोल्ड के नाम से जाना जाता है।